हेलो एवरीवन, कैट का मॉडल प्रैक्टिस पर आ चुका है और आज मैं आप लोग को फिजिक्स के मॉडल टेस्ट के एमसीक्यूज बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ज़्यादा समय नहीं देते हैं क्योंकि अब आपका समय बहुत ही क्रूशियल हो गया है। इसमें दो तीन चीज़ों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन किस तरह का है और उसमें किस तरह के फॉर्मूले वगैरह यूज किए गए हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरह का चार्ज पॉसिबल है। इस क्वेश्चन का अगर पैटर्न देखें तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो आपको याद होगा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? क्वांटाइजेशन के बारे में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है कि ऑल फ्री चार्जेज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ q इज इक्वल टू n e वेयर n इज इक्वल टू इंटीजर, यानी n का वैल्यू होना चाहिए 1 2 3 4 प्लस माइनस के साथ। अगर हम इस फॉर्मूले को निकालें तो n इक्वल टू हो जाएगा q बाई ई। और ये जो फ्रैक्शन आप देख रहे हैं, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, इसका वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी फ्रैक्शन, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सा फ्रैक्शन में नहीं आता है। सबसे पहले हम ई का वैल्यू लिखते हैं। ई का वैल्यू हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर हम उस हिसाब से देखें तो पहला को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 5.8 है। 5.8 को 1.6 से करेंगे तो 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, ये नहीं आता है। 16 दूना 32 इसके आने के चांसेस है। 16 तीन 48 ये भी नहीं आता है। 16 85, 16 96 भी नहीं आता है। यानी कि 3.2 जो है इसके फ्रैक्शन में आता है। देखिए 1.6 का डबल क्या हो जाएगा 3.2, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी, वो होगा 3. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है, ए पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है और सीधा स्टक डायरेक्टली पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि अगर किसी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उसका जो फोर्स उस पर लगता है दैट फोर्स इज, वो जो फोर्स होता है उसका वैल्यू होता है F इक्वल टू क्यू ई। तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखेंगे तो इससे मैचिंग मैचिंग कौन सा है, तो आप देखिए क्यू बाई ई है, बी नंबर का क्यू ई है। ऑब्वियसली सी बात है बी नंबर होगा, दिख रहा है क्लियरली। तो ये आपका सेकंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी सी आर एडेड इन ए पैरेलल कनेक्शन। तीन कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्शन में जोड़ रहे हैं, तो हमें बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो पैरेलल कनेक्शन क्या होगा तीन कैपेसिटर का, लेट अस देखते हैं उसको। ये पहला, दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर। तीन कैपेसिटर को जोड़ दिए सी, सी और सी। देखिए कैपेसिटर जो है अगर पैरेलल में जुटा रहे तो उसका सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या है, कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। पैरेलल में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn दैट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट, है ना। इसका मतलब यहाँ पे हमारा पैरेलल है तो क्या होगा C प्लस C दैट बराबर 3C। यहाँ पे एक चीज मैं आपको अलर्ट कर देना चाहूंगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है अगर ये रेसिस्टर होता। ध्यान से देखिएगा, अगर ये रेसिस्टर होता, इस केस में इसका फॉर्मूला हो जाता है R/N। किस केस में, पैरेलल के केस में, ठीक है। इसका पैरेलल और इसका पैरेलल दोनों में भी बस ये अंतर है, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर के केस में पैरेलल होता है तो जुड़ जाता है और यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। चलिए तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 3C, यानी कि ए नंबर। अगले पार्ट की ओर चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन चौथा है। अब इस क्वेश्चन में चौथा में क्या कह रहा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, है ना, इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फॉर गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का क्वेश्चन आ गया। दैट इनक्लोजेस द
3 charged particles in free space is given by this। तो हम लोग को एक छोटा सा डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए ये डायग्राम है, इसमें Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है और एक Q3 चार्ज है, और ये आपका जो है गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो अगर गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला याद करें तो गॉसियन सरफेस में कहता है कि जितना फ्लक्स होता है वो फ्लक्स जो होता है वो इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यानी कि टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमें यहाँ क्या निकालना के लिए कह रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है ना, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्यू इनक्लोज क्या है। तो यहाँ पे क्यू इनक्लोज क्या है, आपको पता है कि जो चार्जेज होते हैं वो क्या होते हैं, उनको आप ऐड कर सकते हैं। तो क्यू इनक्लोज जो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर आप इसका वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास Q1 का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे Q1 है -14 नैनो कूलम, Q2 है 78.5 नैनो कूलम एंड Q3 है -56 नैनो कूलम। तो तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा -14 प्लस 78.85 प्लस -56 नैनो कूलम। इसका नेट वैल्यू आ जाएगा आपका 8.85 नैनो कूलम, जो कि बराबर होता है 8.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम के। ठीक है, अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या कर रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और आपका क्यू का वैल्यू हमने क्या निकाला है, क्यू का वैल्यू निकाला है हमने 8.5 इंटू 10⁻⁹, यानी कि 8.5 गुना 10⁻⁹। अगर आप इसको देखिएगा तो हमारा कुछ कट जा रहा है, ये 8.85, एक मिनट, 8.85 थोड़ा सा, यहाँ भी 8.85 है, एक मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जल्दी करने के लिए। तो ये कट गया हमारा वैल्यू, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वैल्यू बचेगा 10⁻3। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन देखिए तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, A B C D। ये देखिए ऑप्शन बिल्कुल सही मैच कर गया, सो हमारे पास सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है आपका। अब पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C, एक कैपेसिटेंस C दिया हुआ है। व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्वेश्चन है, और द परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस विल बी। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो न्यूमेरिकल है और वो भी फॉर्मूला बेस्ड। देखिए न्यूमेरिकल दो तरह का होता है, कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली क्या है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है आपका। और आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कह रहा है कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है। C विथ डाइलेक्ट्रिक, इसको हम मान लेते हैं C के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, बराबर के। इनके बीच में फॉर्मूला जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सी के इजकल टू सी इंटू के। देखिए पहले से सी दिया हुआ है, पहले से वैल्यू कितना दिया हुआ है कैपेसिटेंस का, पहले से वैल्यू दिया हुआ है कैपेसिटेंस का सी, यानी कि पहले से सी है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा C इंटू 5, दैट इज, इसका मतलब है 5C। यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने के बाद जो आपका बनता है उसका वैल्यू होता है C के बराबर 5C। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, पहले कितना था, पहले था आपका C, पहले आपका कितना था, C था, बाद में कितना हो गया 5C। इंक्रीज कितना हुआ, बाद वाला माइनस पहले वाला, यानी कि C के माइनस C, यानी कि 5C माइनस 4, 5C माइनस C, यानी कि 4C इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो इंक्रीज परसेंट कितना होगा, इंक्रीज परसेंट निकालते हैं, क्या है, इंक्रीज बाय ओरिजिनल इंटू 100। इंक्रीज कितना हुआ है 4C का, ओरिजिनल कितना है C इंटू 100, यानी कि 400% का इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए क्वेश्चन को, तो ये ऑप्शन कहीं 400% है ही नहीं।
100% है, 50% है, 500% है, 200% है। तो क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, क्या कह रहा है? द परसेंटेज इंक्रीज, यानी कि ये परसेंटेज इंक्रीज ही बोला है, यानी कि आंसर बिल्कुल हमारा 400% है, वो सही ही है। और ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये गड़बड़ दे रखा है। अब हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या उपाय कर सकते हैं। 400 के सबसे नजदीक देखिए कौन सा है, 500% है। अगर 500% देखें तो अगर ये क्वेश्चन पूछता कि ये कितना टाइम्स हो गया है, अपने सी का वो कितना टाइम्स हो गया, तो सी जो है वो 500 गुना हो गया, 500% गुना हो गया, उस केस में 500% सही होता। बट हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, जो नजदीक आंसर है उसी को लेंगे और ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 500%। कभी कभी कुछ ऑप्शंस गलत होते हैं तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से टिक लगाइए आपको जो सही लगता है ना। क्वेश्चन गलत होगा तो बोर्ड जो है उसको एडजस्ट करता है मार्क्स का, है ना। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने कॉन्फिडेंस के साथ की ये 500% की जगह 400% है आंसर, ऑप्शन नहीं है हमारे पास तो हम 500% डालेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सो देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर इज। अब देखिए क्वेश्चन जरा थोड़ा सा घुमा दिया, क्या घुमाया है सो देखिए। ये कह रहा है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, एक्चुअली स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का दूसरा नाम जो है उसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी जो होती है उसको हम इंडिकेट करते हैं रो से, और इसका वैल्यू डिपेंड करता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टो। जहाँ पे m का जो वैल्यू है, m का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टो होता है रिलैक्सेशन टाइम, और ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जहां तक देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं भी लेंथ और एरिया से जुड़ा हुआ मतलब नहीं है, यहाँ पे ना कहीं लेंथ का सिंबल दिया हुआ ना एरिया का सिंबल दिया हुआ। इसका मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को समझिए, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ थिन वायर, यहाँ पे रॉड की बात कर रहा है और थिन वायर की बात कर रहा है, और दोनों का मटेरियल क्या है, कॉपर है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मोटा सा रॉड है, इसको मोटा सा समझ सकते हो, और ये पतला सा रॉड वायर है। तो ये मोटा और पतला से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेसिस्टिविटी जो है, जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, वो लंबाई पे डिपेंड करता है ना एरिया पे डिपेंड करता है। इसलिए दोनों का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। आगे लेते हैं ओम का नियम। अगर ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ में क्या कहता है देखिए, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज, ओम्स का लॉ जो है वो कहता है V इक्वल टू आई आर, और R जो होता है रेसिस्टेंस जो होता है, R डिपेंड्स ऑन, R का जो वैल्यू है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर कंडक्टर के केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर को क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो ये फॉर्मूला क्या होगा, लागू नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और आप इसको देख के ही समझ गए होंगे कि ये किरचॉफ्स लॉ का क्वेश्चन है ना। अब देखते हैं क्या है किरचॉफ्स लॉ का, जंक्शन रूल याद होगा आपको, जंक्शन रूल। देखिए अब इसको ऐसे समझिए, दो लोग इधर से, दो दो इधर से आ गए तो यहाँ पे कितना हो गया, चार हो गया। चार में से इधर एक जा रहा था, एक बाहर निकल गया तो यहाँ कितना बचा, ध्यान से देखना, यहाँ पे चार था, चार में से एक बाहर निकल गया तो यहाँ कितना बचा, तीन बचा। अब तीन में से फिर इधर 1.3 बाहर निकल गया, 1.3 इधर बाहर निकल गया, तो इधर कितना बचा, 3 - 1.3 दैट इज इक्वल टू 1.7, यानी कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1.7 एम्पियर। देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन है, ए बी सी डी, अगर आप देखिए तो ए ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, चुंबकीय अ, क्षेत्र की इकाई है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के देख लेते हैं क्या होगा स्थिति। सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। अब एसआई यूनिट अगर आपको याद होगा तो एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का होता है, वो होता है टेस्ला। ये एसआई यूनिट होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का।
तो यहाँ पे देखिए वीबर में दिया हुआ है, तो वीबर किसका ऐसा यूनिट है? अगर आपको याद होगा वीबर, वीबर ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स। और वीबर और टेस्ला में रिलेशन जो है, ये जो रिलेशन है इसको हम लिखते हैं वीबर इजकल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? अगर आप इसको अरेंज कीजिए तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वीबर बाय मीटर स्क्वायर इक्वल टू टेस्ला। यानी कि एसआई यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड का है वो वीबर बाय मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये है वीबर इंटू मीटर स्क्वायर, ये है वीबर बाय मीटर स्क्वायर, ये वीबर है, ये वीबर बाय मीटर है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से मैचिंग जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो हम ऑप्शन नंबर 2 को टिक लगा देंगे। आगे लेके चलते हैं। परिनालिका के कारण चुंबक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड डिपेंडेंट किस पे होता है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। फॉर्मूला को याद कीजिए, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अगर आप देखें तो ये आपका परमेबिलिटी, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड दिस इज द करंट। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पे है, यहाँ पे है, इसके लिए इसका मतलब इस पर डिपेंड करेगा। करंट है, यहाँ भी करंट है, यानी इस पर भी डिपेंड करेगा। इस फॉर्मूले में अगर आप देखो कहीं रेडियस है क्या? रेडियस कहीं नहीं है, इसका मतलब ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ, क्वेश्चन जैसा कर रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी कि इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये तो नॉन ऑफ दीज है। यानी कि सही आंसर जो होगा वो होगा रेडियस, क्योंकि रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स, दो पैरेलल वायर्स हैं, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कितना है वो डी है। और एक करंट कैरी कर रहा है आई, ये भी करंट कैरी कर रहा है आई इन द सेम डायरेक्शन। दोनों देखिए, जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको आपको दिमाग में रखना है। अगर सेम डायरेक्शन हो तो, अगर अपोजिट हो तो क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन हो तो क्या करेंगे? वो रिपल करेंगे। ये आपको दिमाग में रखना है, ये दोनों बातें। अट्रैक्शन होगा अगर सेम डायरेक्शन, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम बता रहा है, यानी कि अट्रैक्शन होगा। और इसमें आपको थोड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। कि अगर दो करंट है, इसमें आई ए है, इसमें आई बी है, तो करंट होता है, फॉर्मूला जो होता है मैग्नेटिक फोर्स का, म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी। क्योंकि दोनों में करंट सेम है तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी। और कैसा होगा? एट्रैक्टिव होगा। एट्रैक्टिव क्यों होगा? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है ना जी। देखते हैं कहाँ है एट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ है, एट्रैक्टिव फोर्स यहाँ है। इसको इसको कैंसिल कर दो, इसको इसको कैंसिल कर दो, यानी कि हमें पहला और सी को देखना है। हमें दोनों को फॉर्मूले को मैच करना है। यहाँ पे देखो, पहला में है म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 2 पाई डी, दूसरे में है म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी स्क्वायर। तो 2 पाई डी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। तो हम ए को टिक मारेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। सिंपल सी बात है, सेल्फ इंडक्टेंस का डायरेक्ट यूनिट क्या होता है? सीधा हिट कर दीजिए, दैट इज हेनरी। आंख मूंद के लगा दीजिए। ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक क्वेश्चन छूट गया था, ये यहाँ फैराडे का नियम है तो मैंने यहाँ फैराडेज लॉ डाल दिया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट, किसी सर्किट में जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन जो होगा इस तरह से होगा कि इट अपोजेस द cause due to which it is produced, the law is named as। वाह, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है। अगर आपको लॉ याद है तो आप आराम से याद कर सकते हैं, अगर नहीं भी याद है तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका ये क्वेश्चंस बन जाएगा। कभी कभी भूल जाते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है, याद कीजिए, v इक्वल टू आई, यानी कि ये नहीं होगा। किरचॉफ लॉ में आपने दो पढ़ा होगा, जंक्शन लॉ और लूप लॉ। यहाँ पे भी वो उसकी बात नहीं करता है, इंड्यूस करंट की बात नहीं करता है, अपोजिंग द कॉज की तो बात बिल्कुल ही नहीं करता है। तो ओम्स लॉ भी नहीं होगा, किरचॉफ्स लॉ नहीं होगा। अगर आपको लेंस लॉ याद नहीं आ रहा तब की बात कर रहा हूँ। फैराडेज लॉ क्या कहता है? फैराडेज लॉ कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, ठीक है? तो यानी कि यहाँ भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की तो बात ही नहीं कर रहे, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो लेंस लॉ क्या होगा, यानी कि जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे लेंस लॉ ही सही होगा। और लेंस लॉ एक्चुअली कहता भी है कि ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होता है, करंट जो है इस तरह से इंड्यूस होता है कि जो ईएमएफ डेवलप होगा वो अपोज करेगा, है ना? तो ये हमारा सही हो जाएगा लेंस लॉ, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं हम लोग। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखते हैं, देख के ही लग रहा है। द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन रेसिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन रेसिस्टेंस इन ए गिवन टाइम बाय द साइनोसॉइडल, ये बड़ा बेहतरीन चीज है, साइनोसॉइडल आई नॉट साइन ओमेगा टी विल बी द सेम एज दैट ऑफ स्टेडी करंट ऑफ मैग्नीट्यूड न्यू। आपको याद होगा, ये थोड़ा देख लीजिए कि अगर साइनोसॉइडल हो जाए, आई इक्वल टू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका जो इक्विवेलेंस होता है ये हमेशा क्या होता है, आई आर एम एस के बराबर। और आई आर एम एस का जो वैल्यू होता है वो आई नॉट बाय रूट टू होता है। अगर आप इसको हैंडल करेंगे तो इट बिकम्स 0.70 आई नॉट। तो अब उसके हिसाब से कहें, अब जो स्टेडी करंट कितना होना चाहिए और मैग्नीट्यूड नियरली इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है? आई आर 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 एम एस रूट मीन स्क्वायर करंट, ठीक है? तो अब देखते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट के बगल बराबर कौन है, ए ही है, बी तो नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं, ऑफ कोर्स, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आईआरएमएस क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, क्या होता है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, डज नॉट चेंज दिस पार्ट, नॉन। देखते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए आपका ये है एक डेंसर मीडियम है, लाइट इधर से आ रही है, ठीक है? और ये आपका है यहाँ पे नॉर्मल, अगर बात करें तो ये आपका नॉर्मल है, ठीक है? इस इक्वल पाथ जो होना चाहिए था वो इधर से निकल जाता आगे की ओर, लेकिन ये इधर की ओर आ जाता है, ठीक है? ये आपका रेयरर है, ये आपका डेंसर है। तो ये जो मूवमेंट होता है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये क्या होता है, डेंस की ओर मुड़ जाता है, इधर की ओर, ठीक है? तो ये इसका पाथ होना चाहिए इधर, लेकिन हो रहा है इधर, तो किधर की ओर मुड़ रहा है, ये नॉर्मल की ओर मुड़ रहा है। तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल गलत है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल राइट, यही है सही। डज नॉट चेंज पाथ गलत बात है, नन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग क्विकली। कह रहा है कि द लाइट ट्रेवलिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू, ऑप्टिकल फाइबर पता है, जो जियो फाइबर आप लेते हैं, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर्स हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर ऐसा है, दो पैरेलल लाइंस इसके हैं, और इसके थ्रू लाइट जो है बीच में ट्रांसफर करता है, और कैसे ट्रांसफर करता है वो देखिए। ये इधर से लाइट आया, इधर से रिफ्लेक्ट होकर चला गया, फिर इधर से आया, फिर इधर से चला गया। ये टोटल इंटरनली वो क्या होता है, देखिए दो चीजें, सारी की सारी लाइटें जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्शन। और चूंकि इंटरनली अंदर में ही रहती है, बाहर में रिफ्लेक्शन नहीं होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आप इसको देखिए तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है, इसको भी देख के लग रहा है ना कि इंटरनल रिफ्लेक्शन सही होगा, लेकिन अगर हम दूसरा ऑप्शन को देखें तो दूसरा ऑप्शन इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसलिए इंटरनल में कंफ्यूज मत कर जाना, सही आंसर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तो गलत है, ये तो गलत है, और ये भी गलत है, यानी कि सही आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अरे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन दिख रहा है, द इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, जो कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है पास में, ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। देखते हैं, इसके लिए हम लोग एक एक डायग्राम उठाते हैं।
ये देखिए हमारे पास आ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहा है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये आपका आईपीस हो गया। द इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपका छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज अगर देखिए तो कौन सा इमेज है, ये इमेज। देखना, इसका इमेज यहाँ बनता है और इसका इमेज फिर इधर बन जाता है। तो हमें ऑब्जेक्टिव का इमेज देखना है। तो ये इमेज बन रहा है, कैसा इमेज बन रहा है, अगर आप देखें तो इन्वर्ट इमेज बन रहा है। और कैसा बन रहा है ये इमेज, रियल बन रहा है, इन्वर्ट बन रहा है। साइज में बड़ा है कि छोटा है, साइज अगर देखिए छोटा, ये बड़ा साइज। यस। अब देखते हैं, हमारे पास तीन चीजें मिली हैं, रियल है, इन्वर्टेड है और बिग है, यानी कि लार्ज है। देखते हैं कौन मैच कर रहा है। पहला वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, गलत। रियल एंड डिमिनिश्ड, रियल तो है लेकिन डिमिनिश्ड नहीं है भैया, बड़ा है। रियल एंड लार्ज, रियल भी है और बिग भी है, लार्ज, ये सही है। चौथा लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं, वर्चुअल एंड लार्ज, ना ये तो गड़बड़ है। यानी कि हमारा जो सही जवाब होगा वो है सी ऑप्शन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कर रहा है, द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, ये तो हाइजेंस प्रिंसिपल का लग रहा है। द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर द प्रोपगेशन ऑफ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय हाइज, देखो क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आंसर आ गया और मेरे ख्याल से सही होगा वही। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, न्यूटन, हाइजेंस, मैक्सवेल, प्रश्न आंख मूंद के मार दीजिए, हाइजन है। एकदम डिट्टो क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के दे दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इस समय तो गलती करने का ही नहीं है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, अच्छा वेव ऑप्टिक्स से दिया है, इज कैरिड आउट इन एयर एंड द एंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन वाटर। अच्छा, पहले उसने हवा में एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एयर में एक्सपेरिमेंट किया, उसको उठा के पानी में फिर डुबा दिया, ठीक है। ये सिस्टम मान लो ऐसा है, ये पूरा सिस्टम को उठा के इसने पानी में डुबा दिया। देखते हैं उसके बाद क्या कर रहा है। कहता है द फ्रिंज विथ, ये पूछ रहा है कि फ्रिंज विथ के साथ क्या होगा। द फ्रिंज विथ क्या होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, रिमेन्स अनचेंज्ड और फ्रिंज पैटर्न डिसअपियर्स। देखते हैं क्या कहता है ये। देखिए सबसे पहले फ्रिंज विथ समझते क्या है। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मैक्सिमम लाइट बन रहा है, इंटेंसिटी, यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी बन रहा है, इन दोनों के बीच में जो कंटिन्यूअस इंटेंसिटी है उसके बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का एक फॉर्मूला है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है कि x बराबर n लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, जहाँ की n का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, इंटीजर होता है वो। लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ, क्या होता है लैम्डा का मतलब, वेवलेंथ होता है। डी जो आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस है, और ये स्मॉल डी जो देख रहे हैं वो, ये इसका एपर्चर है। तो कहता है कि ये जो फ्रिंज विड्थ है वो डिपेंड करता है लैम्डा पे, कैपिटल डी पे और स्मॉल डी पे। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है और ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल है, इसको आप हल्के मत लेना। तो कहता है कि इस सेटअप को जब आप पानी में डुबाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अब सोचो, एक्स का वैल्यू एन पे, लेमडा पे, डी पे डिपेंड कर रहा है और डी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये डी तो चेंज होने वाला नहीं है, ये भी चेंज होने वाला नहीं है, पानी में उतारोगे तो क्या होगा, जैसा जैसा रहेगा ये। लेकिन लेमडा क्या होता है, जब आप रेयर मीडियम से, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो लेमडा जो होता है वो स्मॉल हो जाता है, क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। यानी कि ये वैल्यू जो है वो हो जाएगा छोटा। अब ये छोटा हो जाएगा, बाकी सब तो सेम है, इसका मतलब इसका वैल्यू भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि फ्रिंज विड्थ जो है, फ्रिंज विड्थ जिसको बोल रहे हैं वो क्या होगा आपका, घट जाएगा, यानी डिक्रीज करेगा। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स अनचेंज, फ्रिंज पैटर्न डिसअपियर्स, डिक्रीजेज। राइट आंसर विल बी डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का है, de Broglie wavelength of a body of mass m and kinetic energy is given by symbols, their symbols have their usual meanings। अच्छा,
आपको मास दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है और आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड है और फॉर्मूला को भी घुमा दिया है थोड़ा सा भैया, समझ के रहना। क्या कर रहा है, मास दिया हुआ है m, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ mv², इसका वैल्यू दिया हुआ है e। आपको निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h/mv, ठीक है। और mv का वैल्यू में निकालना है, अगर आप देखें mv बराबर क्या होता है, E इक्वल टू, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या, यहाँ से उठा रहे हैं हाफ mv²। अगर हम दोनों तरफ से m को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, m e इक्वल टू हाफ m²v²। ध्यान से देखना, इधर भी मैंने m मल्टीप्लाई कर दिया, इधर m को मल्टीप्लाई किया तो m² हो गया। इस दो को हम इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, 2me बराबर m²v²। और हम निकाल सकते हैं अंडर रूट 2me बराबर mv। देखो मैंने यहाँ mv का वैल्यू लिख लिया और इस mv का वैल्यू को हम यहाँ पे लाके पुट कर देते हैं, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, h/√2me। ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू mv का मैंने यहाँ पुट किया है। तो h/√2me, h/√2me पहला ऑप्शन, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत। सही ऑप्शन जो हमारा है ए, h/√2me। 21, in Bohr's model of an atom, which of the following is an integral multiple of h/2 pi? अरे ये तो सीधा क्वेश्चन है भाई, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो मैं क्या नाम होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी रॉन्ग, रेडियस रॉन्ग, पोटेंशियल एनर्जी रॉन्ग, एंगुलर मोमेंटम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। याद कीजिए और उसको सीधा हिट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 3 to 4 to 5, 3 4 5 6 to n इक्वल टू 2 corresponds to। अच्छा, इसमें आपको सीरीज याद रखनी होगी, बाल्मर सीरीज का है। चलिए इसका एक इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस देखिए इसको तो आपको याद है क्या है। अगर आप इसको देखेंगे, ये है लेवल 1, ये है लेवल 2, ये है लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल ऊपर बढ़ता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 2 से आता है 1 पे या 3 से 1 पे आता है, 4 से, मतलब आता है 1 पे, कहाँ से है उससे कोई मतलब नहीं, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आना किस पे है, 1 पे। इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। अगर वो आए 2 पे तो उसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज, आए अगर वो 3 पे तो उसको हम बोलते हैं पास्कल सीरीज। 2 से आने का मतलब, 2 पे आने का मतलब 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 लेवल से भी आ सकता है, 6 लेवल से भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आर किससे रहा है, n इक्वल टू 2 से आ रहा है, कहीं से भी आ सकता है। तो 2 के कोरस्पोंडिंग अगर आप देखिए तो ये बाल्मर सीरीज है, देख रहे हैं, यानी कि आपका सही उत्तर जो होगा वो बाल्मर सीरीज होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है कि the radius of a spherical nucleus as measured by electron scattering is 3.6 fermi meter. What is the mass number of the nuclei is most likely to be? अच्छा, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होगा एक फॉर्मूला न्यूक्लियस पढ़ना है आपको, R इक्वल टू आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3, जहाँ पे आर नॉट का वैल्यू जो होता है 1.2 एफ एम होता है, एकदम डिट्टो फॉर्मूला बेस्ड है भाई। तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.6 एफ एम, इक्वल टू क्या हो गया 1.2 एफ एम, इंटू क्या हो गया ए का पावर 1/3। अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, 3.6 एफ एम बाय 1.2 एफ एम इक्वल टू ए का पावर 1/3। यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं, ये एफ एम कट गया, ये 3 से कटेगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 3 का बराबर ए का पावर 1/3 इम्प्लाइज ये 1/3 इसका रूट इधर आएगा तो क्या होगा, इसका क्यूब बन जाएगा। 3 का पावर 3 इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इक्वल टू 3 तिया 9 तिया 27, और वे ए इक्वल टू क्या है, मास नंबर है। तो अगर आप देखिए तो पहला ऑप्शन ही दे रहा है ए 27, राइट, करेक्ट लीजिए, इसको लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, पी टू ऑब्टेन p type
silicon semiconductor we need to dope pure silicon with. डोपिंग करना है प्योर सिलिकॉन का। सिलिकॉन का अगर आप याद कीजिए तो ये सिलिकॉन है, 1 2 3 4, फिर सिलिकॉन यहाँ से कनेक्ट होता है, 1 2 3 4, फिर से कनेक्ट होता है सिलिकॉन, कनेक्ट हुआ, कनेक्ट हुआ, कनेक्ट हुआ। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें पी टाइप कर रहा है। पी टाइप और एन टाइप देखिए दो तरह का होता है। पी टाइप में क्या होता है ना, पॉजिटिव होल्स अवेलेबल होते हैं, और एन टाइप में क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है। पॉजिटिव होल्स एक्स्ट्रा, पॉजिटिव होल्स क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। डोपिंग का मतलब मिलाना होता है। तो पॉजिटिव होल्स कब आएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अपने आप नेगेटिव हो जाता है, अपने आप क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का अगर शॉर्टेज हो जाए, इलेक्ट्रॉन का शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव डेवलप। यानी कि आपको ऐसे एलिमेंट के साथ डोपिंग करनी होगी जिसके पास शॉर्टेज हो, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के पास, ठीक है। और आपको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जिसके पास शॉर्टेज हो, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन नहीं हो, या तो 3 हो या तो उससे कम हो। तो हमें देखना पड़ेगा किस किस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 3 है। पहले ये देखते हैं। हमारे पास एल्युमिनियम है, पहला ऑप्शन जो दे रहा है वो क्या है, एल्युमिनियम का है। तो एल्युमिनियम के लिए आपका पहले चारों का ऑप्शन देख लेते हैं। एल्युमिनियम के लिए होता है वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन रुकेंगे नहीं। फास्फोरस को देखिए तो फास्फोरस में आपका 5 होता है, ऑक्सीजन में आपका 2 शॉर्टेज हो जाता है, जर्मेनियम में 4 होता है। तो आपके लिए जो सही सुटेबल लग रहा है ये फास्फोरस है। फास्फोरस होगा नहीं, ऑक्सीजन होगा नहीं, जर्मेनियम होगा नहीं, एल्युमिनियम ही फिट होगा क्योंकि ये 3 शॉर्ट कर रहा है। सो इट इज द परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर 3 एल्युमिनियम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज का। गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध, ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। ये बिल्कुल एनसीईआरटी से मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। क्या है क्वेश्चन, बिल्कुल सही कह रहा है, ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो होता है जैसे जैसे हीट करेंगे तो उसका रेसिस्टिविटी घटते जाता है। रेसिस्टिविटी क्या होती है, घटती जाती है। और इस तरह से जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपका ए ऑप्शन है डिक्रीजेस, बी ऑप्शन है इंक्रीजेस, सी ऑप्शन रिमेन सेम, फोर्थ है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस जो होता है लगातार घटता जाएगा। सो विल करेक्ट आंसर विल बी ए, ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस। और इस तरह से ये चारों आपके कंप्लीट हो गए हैं। ये चैप्टर, ये मॉडल सेट का सारे के सारे 25 एमसीक्यूज का खत्म हो गए हैं। पैशन से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।